अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 23 जून को लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जो धमाका हुआ, जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, उसमें भारत मुलव्विस है। इस बात के तमाम शवाहिद अब मिल चुके हैं कि किस तरीके से फंडिंग की गई भारत से और किस तरीके से जो हैंडलर और मास्टरमाइंड थे उनका ताल्लुक भी भारत से है। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ और इसके अलावा आईजी पंजाब इनाम गनी ने यह बताया कि तमाम शवाहिद अब पाकिस्तान के पास मौजूद है, कैसे भारत इस कार्रवाई में मुलव्विस था। यह भी बताया गया कि जो तमाम लोग पाकिस्तान में थे, इस गैंग का हिस्सा थे, वो अब पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं। यह भी बताया गया डॉक्टर मोईद यूसुफ की जानिब से कि जो मास्टरमाइंड और हैंडलर था उनका ताल्लुक भारत से है। उनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स, उनकी जो फाइनेंसिंग की डिटेल्स हैं वो भी अब पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं और कैसे अब इसको कानूनी और सियासी तौर पे दुनिया के सामने रखना है, मंजर आम पे रखना है और ये कोशिश करनी है कि जो लोग भारत में मौजूद हैं उनको पाकिस्तानी कोर्ट्स में लाएं। इस हवाले से भी कोशिशें करनी होगी जैसे माजी में की गई। ये बहुत अहम ब्रेक थ्रू है जहां पे पंजाब पुलिस, सीटीडी और तमाम एजेंसीज ने मिलकर इन नो टाइम, ये कहा जा सकता है कि इन नो टाइम उस पूरे गैंग को भी पकड़ लिया है। इसके ताने बाने भारत से कैसे मिलते हैं उसको भी बेनकाब कर लिया है। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस पर तफसील से बात करेंगे और इस मामले को अब आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला रशीद अहमद ने। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है एजेंसीज की, सीटीडी की, पंजाब पुलिस की, जिन्होंने ना सिर्फ उस गैंग को कस्टडी में ले लिया, हिरासत में ले लिया जो कि पाकिस्तान में थे, बल्कि इसके ताने बाने भारत से कैसे मिलते हैं उसको भी बेनकाब किया है। और आज बताया भी गया है बड़ी डिटेल में कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास मौजूद है। तो बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आप भी सेटिस्फाइड हैं, आपने वो एविडेंस देखा है और मुकम्मल तौर पे यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि इस एविडेंस की बुनियाद पे कि भारत इस दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस था? मुझे कोई शक नहीं है, मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था, लेकिन बेहतर यही होता है जब आला सतह पर एक फ़ैसला हो। और स्टॉक एक्सचेंज में भी आप देखें, मैंने बता दिया और बाद में साबित हुआ। अभी कराची में हमने एक बहुत खौफनाक गिरोह पकड़ाया हुआ। जब ये अदारे फ़ैसला करें कि उसको डिस्क्लोज़ करना है, क्योंकि बाद में ये लोग ज़मानतें वगैरह हो जाती हैं, तो ये पाकिस्तान में ये एक बड़ा इशू है कि दहशतगर्द भी ज़मानतों पे चले जाते हैं, तो इसलिए बड़ा पुलिस को क्रेडिट जाता है। सिंध में भी स्टॉक एक्सचेंज का और लाहौर में भी जो जौहर टाउन का और कराची में भी एक बड़ा 6 रुकनी गिरोह पकड़ने का, जिसमें से कि उन्होंने बाहर की जेलों से लोगों को छुड़वा के और वो अफ़गान ओरिजिन कोई पाकिस्तान में तो आपको पता है शनाख्ती कार्ड लोग बेचते रहे हैं, बिकते रहे और हम करप्शन में हमें मुलव्वस रहे। सो वो 4 अफराद भी जो हैं जो कि मुख्तलिफ़ जेलों में थे, उनको निकलवा के उन्होंने पाकिस्तान कराची में बोर्ड किया। और इंटरनेशनल साजिश है कि पाकिस्तान के मेजर शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के और तखरीबकारी के वाक़यात किए जाएँ। लेकिन इंडिया को पता नहीं है कि अब हमारी एजेंसीज़ और हमारी पुलिस कितनी ट्रेंड हो चुकी है। ये कोई 1978-79 वाले अदारे नहीं हैं, ये अब हाई टेक्नोलॉजी के साथ अपना काम कर रहे हैं और हमारी तमाम मामलात पर पूरी नज़र है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर में कोई वाक़या होगा। और शेख साहब, ये किस किस्म के सबूत हैं? इंडिया को भी हम मुकम्मल तौर पे यकीन दिलवा सकते हैं कि इंडिया इसमें किस तरीके से मुलव्विस है, यानी कि टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड, वहाँ से फंडिंग किस तरह हुई है, ये तमाम रिकॉर्ड और सबूत सामने मौजूद हैं? तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं जी। और ये अब फ़ॉरेन ऑफिस बेहतर इस पर बात कर सकता है। मैं आपको बतौर इंटीरियर मिनिस्टर ये कह सकता हूँ कि तमाम सबूत हैं और इसमें पंजाब पुलिस ने भी ज़बरदस्त काम किया है। जहाँ हमारे दूसरे इदारों ने ज़बरदस्त काम किया है, वहाँ पंजाब पुलिस ने भी ज़बरदस्त काम किया। यकीनन तमाम एजेंसीज़ ने, पंजाब पुलिस ने, सीटीडी ने, आज आईजी साहब ने भी इन तमाम का नाम लिया कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और इन नो टाइम जो है वो उन्होंने तमाम इसकी कड़ियाँ जो है वो एक्सपोज कर दी हैं। जो पाकिस्तान में लोग थे उनको अरेस्ट भी कर दिया है। अब वे फॉरवर्ड क्या है शेख साहब, यहाँ से ज़रा बताइएगा, क्योंकि माजी में भी जो हिंदुस्तान करता रहा है पाकिस्तान में, उसके सबूत डोजियर की शक्ल में मुख्तलिफ फोरम्स पे दिए गए हैं। अब यहाँ से इस बात को कैसे आगे बढ़ाएं, भारत को कैसे हम कटहरे में खड़ा करवाएं, जो लोग मुलव्विस थे उनको कैसे वापस लाएंगे, उसके हवाले से भी बात हुई कि पाकिस्तान की कोर्ट में आकर ट्रायल हो। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए यहाँ से?
देखिए, पाकिस्तान को सख्त कदम उठाने चाहिए। इंडिया बाज नहीं आ रहा, हमारी पूरी कोशिश थी, बल्कि हमारे में से तो बाज़ लोग ट्रेड खोलने की बातें कर रहे थे। वो किस मुंह से ट्रेड खोलने की बातें कर रहे थे? हमें सख्त, जानदार और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी से कोई चीज़ ज़्यादा अजीज़ नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं। लेकिन हमारा ईस्ट और वेस्ट दोनों जो है, अफ़गानिस्तान का इशू भी एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है, जहाँ के इंडिया की प्रेजेंस है और वहाँ भी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी जहर उगला जा रहा है और काफ़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। इस सारे आलम में हमें सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इससे सुरखरू होकर निकलेंगे। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और अजीम अदारे, और अब तो मैं पुलिस को भी क्रेडिट देता हूँ और इंटेलिजेंस सिविल एजेंसियों को भी, आम एजेंसियों को भी क्रेडिट देता हूँ कि वो पूरी तरह चौकन्ने हैं और पूरी तरह तैयार हैं। अब ये सबूत जो है दुनिया भर में हम बताएंगे ताकि बेनकाब कर सकें कि जो भारत का रोल है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में। लेकिन आपको नहीं लगता शेख साहब के जो सीनियर डिप्लोमेट हैं इंडिया के, उनको भी तलब करना चाहिए, उनको बुलाकर ये सारी चीज़ें उनके सामने रखनी चाहिए कि क्या किया जा रहा है पाकिस्तान में? देखिए, ये फॉरेन ऑफिस का फ़ैसला है और प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ैसला है और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पहले दिन जिस हद तक कह सकती थी, हमने पहले ही 8-10 घंटे में कह दिया था कि मुलज़म पकड़ा गया है और हम केस तक पहुंच गए हैं और इंडिया और रॉ मुलव्वस है। बाकी जो तफसीली मसला होता है वो फॉरेन ऑफिस ने इसको मैनेज करना है कि कैसे इसका डोजियर भेजना है और क्या करना है। बट एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, आप नहीं समझते कि हमें अब ये डायरेक्टली भारत के सामने रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम डोजियर तो देते हैं और टीवी पे बात कर रहे होते हैं, उनके सामने बराह रास्त ये चीज़ें रखें, उनको बुलाकर तलब करें। इसके अलावा जो आला सतह के हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि वहाँ पर भी बताना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में। ज़रूर बताना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ की ये फॉरेन ऑफिस का मसला है और फॉरेन ऑफिस इसको बेहतर मैनेज और करेगा भी। और आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया इसमें है पीछे, या और भी ममालिक हैं जो ताकतवर ममालिक हैं? क्योंकि देखें ना, पाकिस्तान के हवाले से फैटेफ हो तो उस पर बड़ी कड़ी शराइत रख दी जाती हैं। 27 में से 26 नुकात मुकम्मल कर लिए, फिर भी वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकालते। लेकिन अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बाकायदा फंडिंग, टेरर फंडिंग इंडिया से हो रही है, लेकिन इंडिया फैटेफ इंडिया के हवाले से खामोश है। तो सिर्फ इंडिया है या पीछे और भी ताकतें होंगी? देखें, स्लीपिंग पार्टनर और भी होंगे यकीनन, लेकिन जिस दिन ये धमाका किया गया वो 1-2 दिन पहले फैटफ से किया गया है। अगर खुदा ना खास्ता ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते, जिस पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया, और हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर या कराची में कोई वाक़या होने जा रहा है, उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया और उसकी टाइमिंग देखें, टाइमिंग फैटफ से एक आधा दिन पहले इन्होंने किया ताकि 26 पॉइंट हमारे तस्लीम हो चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने फैटफ में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। 27 में से 26 पॉइंट हमारे तस्लीम हो गए हैं, एक पॉइंट को भी हम ठीक कर लेंगे। ये एक मामूली काम नहीं है कि जब हुकूमतें डरती थी कि फैटफ में इतने पॉइंट कैसे हल होंगे, और इसका क्रेडिट आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी दें कि हमने 27 में से 26 मुतालबे पूरे करने के लिए एक कलीदी किरदार अदा किया है। शेख साहब, यकीनन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक बड़ी अहम कामयाबी है हमारी एजेंसीज की, सीटीडी और पंजाब पुलिस की। लेकिन बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम इतना बड़ा एक गैंग जो है उसको बेनकाब कर सकते हैं, उसके ताने बाने भारत से कैसे मिलते हैं वो हम बेनकाब कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि रीसेंट पास्ट में जो इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं, जिसकी फुटेजेस मौजूद हैं, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं, और ये कहा जाता है कि वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो इन किडनैपिंग में मुलविस हैं या मारपीट में मुलविस हैं, लेकिन उन तक हम नहीं पहुंच सकते, उनको ना बेनकाब कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना वो हिरासत में आते हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, बाज़ मामलात में ऐसा देर सवेर हो जाती है और अब हमारी सारी तवज्जो इस वक्त सारे अदारों की, सारी पुलिस की, इंटीरियर मिनिस्ट्री की, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट हमारे पास है, अफ़गानिस्तान पे लगी हुई है। हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द अफ़गानिस्तान की फेंसिंग हो जाए, इस महीने के आखिर तक हो जाए, ताकि अगर वहाँ कोई सूरत हाल गैर मुनासिब जन्म ले और मसाइल ज़्यादा जन्म ले तो उसके लिए हमारी फ़ौज और हमारे अदारे और हमारी सिविल आर्म फोर्स वो सारी तैयार हों उसके मुकाबले के लिए। सो हमारी इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो अफ़गानिस्तान के हालात पे लगी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है यकीनन शेख साहब जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका बड़ा एक क्लोज कॉन्टैक्ट सहाफ़ियों के साथ भी रहता है, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आप कई मरतबा रह चुके हैं, तो ये इशू भी इंपॉर्टेंट है कि जो सहाफ़ियों को अगर मारा पीटा जाए, किडनैप किया जाए, और खासतौर पर जब उनकी वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं
उनकी वीडियोस भी सामने आ चुकी है, तो कम से कम जो इसके पीछे अनासिर होते हैं उनको तो पकड़ा जाए ना। जरूर पकड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उनको। तो उम्मीद हमारी बढ़ जानी चाहिए कि इतनी बड़ी जब कार्रवाई हम कर सकते हैं तो ये भी यहाँ पे भी पेशरफ होगी। इंशाअल्लाह। ठीक है शेख साहब, इसके अलावा शेख साहब उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो, क्योंकि आपने कहा था कि पता भी लगा लिया गया है एक दो लोगों का, खासतौर पे जो असतूर वाला केस था उसमें। नहीं, वो असतूर के वाकया में एक आदमी उनके पास आने जाने वाला था, लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई एजेंसी मुलवस नहीं है, लेकिन हम लगे हुए हैं और उम्मीद है कि इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। यही बात मैंने की थी और फिर दोहराता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। शेख साहब, पीडीएम दोबारा एक्टिव हो गई है, माइनस एएनपी और पीपल्स पार्टी, लेकिन सवात में आज जलसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत अभी भी खौफजदा है हमसे। तो कोई खौफ है पीडीएम का बाकी हुकूमत में या नहीं? कोई खौफ नहीं है, अपोजिशन ख़त्म हो गई है। महीने डेढ़ महीने में कौमी सलामती की सियासत होगी, अपोजिशन और हुकूमत के अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। और जो कौमी सलामती की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने जिस किस्म का अखलाकी मुजाहरा किया और जिस तरह उन्होंने कौमी सलामती के मसले में पाक फ़ौज को टोटल सपोर्ट दी, और इसमें तमाम पार्लिमानी पार्टियों के लीडर और तमाम सेनेट के लीडर मौजूद थे। मैंने इतनी ज़बरदस्त मीटिंग कभी नहीं देखी। सबका इत्तफाक था कि पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, सियासत बाद में, और वो वक्त आने वाला है जब अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर पाकिस्तान पहले की सियासत पर महीने डेढ़ दो महीने में अमल पर आऊँगी। ये जलसा देखें ना, आपको तो टीवी प्रोग्राम देखें, जलसा करने के वक्त अब कोई नहीं है, हर एक का टीवी प्रोग्राम हो जाता है, हर एक अपना राय का इजहार कर सकता है। ऐसे हालात में जलसे करने भी बड़े ख़तरे की इलामत है और बड़े उसके मामलात किसी न किसी जगह खुदा ना करे उलझ जाए तो और मुसीबत बन सकती है। मैं अपोजिशन पार्टियों का कोई रोल नहीं देख रहा। कौमी सलामती के मसले में महीने 2-3 महीने के अंदर अंदर मैं सब वो देखें। ये तो 30 दिसंबर को हमें घर भेज रहे थे, और ये इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उसको ऐसी थकी हुई अपोजिशन मिली है। क्या अपोजिशन है जी, तकरीरी मुकाबले हैं, इतनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, इतनी। मैं तो ट्रिपल एस लीडर हूँ, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट, मुख्तसर बात करता हूँ और टू दी पॉइंट करता हूँ। ये वो रज़िया भट्ट का नावल पढ़ते हैं, बादल गरजे, बिजली चमकी, गरगराहट हुई और जज्बात हुए और फिर बारिश हुई। इनको डायरेक्ट रेंज पे आना चाहिए। इनकी सियासत ख़त्म है। और फ़ौज के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कल परसों बहुत ज़बरदस्त बात की। उसने कहा जी फ़ौज मुंतखब हुकूमत के आइंदा इलेक्शन में भी पीछे खड़े होगी, जो मुंतखब होगा उसके पीछे खड़े होंगे। और फ़ौज ने बड़ी वाज़ेह लाइन दी है कि पाकिस्तान फ़ौज एक दिन के लिए नहीं सोचती, 10-10, 15-15 साल की उसकी सोच है, उसकी पॉलिसी है। उन्होंने कहा जी जो भी मुंतखब होगा या होकर आएगा नए इलेक्शन में भी, उसके साथ भी खड़े होंगे। तो आपके ख्याल में पहले जो लबो लहजा था जलसों में, अब वो नहीं होगा? खासतौर पे ये जो कौमी सलामती वाला मामला था, इस पे जो मीटिंग थी, इस पे क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत एक साथ खड़ी है, तो आपके ख्याल में उसके असरात बाकी पॉलिटिकल इशूज़ पर भी आएंगे, या जो दूसरे पॉलिटिकल इशूज़ है कि हुकूमत को गिराना है, हुकूमत को घर भेजना है, वो उसी तरीके से रहेगा जैसे माजी में था? देखें, वो बात ख़त्म हो गई। लोगों को समझना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में देखें, एक तरफ क्या कहते हैं उसे, जमीयत इस्लामी है, जिसमें अशरफ गनी और अब्दुल्ला और करज़ई का भी वही डिफेंस मिनिस्टर था, क्या नाम था उसका, रशीद अनस, और वही इंटीरियर मिनिस्टर था उसका अब्दुल सत्तार, वही इनके लोग हैं और बहुत बड़ी वो भर्ती कर रहे हैं। वो भी जमीयत इस्लामी भी लाख एक आदमी भर्ती कर रहे हैं। और सबसे जो बात पता नहीं मुझे मीडिया पे करनी चाहिए कि एथनिक बेसिस पे अब उधर ताजिक, उज़्बेक और हज़ारावाल की भर्तियां हो रही हैं। और ये आप कोशिश है हमारे अफवाज की और हमारे अदारों की कि इनको एक टेबल पे बिठा लें, और दोहा वगैरह इसमें एक अच्छा रोल अदा कर सकता है कि अगर वहाँ से भी इस जमीयत इस्लामी अशरफ की जो पार्टी है, अशरफ गनी की और अब्दुल्ला और करज़ई की, अगर उनसे भी एक पावरफुल डेलीगेशन आ जाए और इधर मुल्ला बरादरान से और उस्ताद अता मोहम्मद से, इन सब की एक अच्छी मीटिंग हो जाए, तो ये ख़तरा जो हमारे मुल्क के बॉर्डर्स पर बेचैनी और इंतशार का, और ख़ास तौर पर अफ़गान का, देखें हर आदमी हमें कहता है जी कि आप अफ़गानों को, भाई अफ़गानों ने इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं, वो अपने कैंपों में तो रहे नहीं।
अब हमें मनसूबाबंदी करनी है कि अगर खुदा ना खास्ता कि फिर कोई कैंप बनने का वक्त आ गया, जिसको कि हम हर सूरत में रोकेंगे, लेकिन अगर वक्त आ गया तो हमारी स्ट्रेटजी है कि हम उसको बॉर्डर के ऊपर कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा शेख साहब, आज के जलसे की एक मुनफरिद बात यह है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं PMLN को, मरियम नवाज साहिबा नहीं है। अब आप कहते रहे कि शहबाज शरीफ असल में तो मेरी पार्टी से हैं, ज्यादा खतरा हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ हैं जो कि आपकी पार्टी से हैं, या मरियम नवाज हैं जो इस जलसे में नहीं है? मैं जब 2 साल पहले कहता था कि ये नून और शीन अलग हो गए, ये सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा टाइमिंग ज़रा बिफोर टाइम हो जाती है, मेरी टाइमिंग ज़रा बहुत अर्ली होती है और मैं वक्त से बहुत पहले बात करके अपने आप को तनकीद का निशाना बनाता हूँ। मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि मरियम नवाज़ की सियासत और शहबाज शरीफ की सियासत मुख्तलिफ है, और शहबाज शरीफ ने इस चीज़ का अयादा किया है कि गुड कॉप और बैड कॉप में वो अपने आप को एक मुख्तलिफ सूरत हाल में पेश करना चाहते हैं। हालांकि जितने सीरियस एलिगेशन और केसेस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ हैं, उनके तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की सियासत फ़र्क है। वैसे ही शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ का नाम लेता है क्योंकि अपनी तो ये सारा चूरन उसी का बेच रहे हैं, और वो क्या सूरत हाल करता है आप देखें ना। जिस अदारे के सरबराह ने यह कहा कि आप मुझे गाली दे देते तो कोई बात नहीं थी, कमर जावेद बाजवा साहब का कल मैं अखबार में बयान देता था कि फ़ौज को गाली देना किसी सूरत कबूल नहीं होगी। वो अजीम फ़ौज जिन्होंने 70-80 हज़ार जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और जान हथेली पर रख कर अब भी बैठे हुए हैं, 3-3, 4-4 हार्ड जॉब किए हैं उन्होंने, हार्ड पोस्टिंगें हुई हैं उनकी, और अब भी मुल्क पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। वो इनकी नकम्मी और नकट्ठू पार्टियों की गैर पार्लिमानी ज़ुबान और गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। शहबाज शरीफ जितनी मर्जी कोशिश कर ले, करके देख ले, बिल आखिर इन्होंने ठुस होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और बहुत अहम इशू है उस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारे माशरे में इंसानी इक़दार, ख़वातीन की इज्जत और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात तो की जाती है, लेकिन जब भी इन्हीं ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करने की कोशिशें होती हैं तो इन मामलात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है। बदकिस्मती की बात यह है कि जब भी ख़वातीन, बच्चों या कमज़ोर अफराद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ या इंसानी हकूक़ के हवाले से कानून साजी की बात होती है तो माशरे का एक तबका मुखालफत शुरू कर देता है, और फिर बहस इस बात पर नहीं होती कि कानून में क्या खामियां हैं, ना ही दलाइल पर मबनी एतराज़ात सामने लाए जाते हैं, बल्कि कानून साजी की मुखालफत में ये आवाज़ें लगना शुरू हो जाती हैं कि ये कानून शरीयत, हमारी सकाफत और हमारे इक़दार के ख़िलाफ़ है। इसी किस्म की आवाज़ें अब वफाकी हुकूमत के डोमेस्टिक वायलेंस की रोकथाम से मुतल्लिक बिल पर उठाई जा रही हैं, जो पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है, मगर इस बिल के बारे में भी ये एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि ये कानून गैर इस्लामी है, ये कानून हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह कर देगा। मगर समझने की ज़रूरत यह है कि ये कानून हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तबाह नहीं करेगा, बल्कि ख़ानदानी निज़ाम में जो मौजूदा खामियां हैं उनको दुरुस्त करेगा। इस कानून में क्या है, इस कानून पर एतराज़ात क्यों उठाए जा रहे हैं, ये समझने के लिए कानून के अहम नुकात तफसील से आपके सामने रखते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की रोकथाम के कानून को बनाने का मकसद उन ख़वातीन, बच्चों और कमज़ोर लोगों को, जिनमें बूढ़े और जहनी माजूर अफराद भी शामिल हैं, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा मौसर निज़ाम बनाना है जो एक ही घर में एक साथ रहते हुए घरेलू तशद्दुद का निशाना बने हों। अहम बात यह है कि घरेलू तशद्दुद के रोकथाम से मुतल्लिक इस किस्म के कवानीन सारे सूबों में पहले ही नाफिज हो चुके हैं, जबकि अब कौमी असम्बली और सेनेट से भी इस बिल की मंजूरी ले ली गई है। इस कानून के मुताबिक एक घर में रहने वाली किसी भी खातून, बच्चे या कमज़ोर फ़र्द से किसी भी किस्म का जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती, जिनसी या माशी इस्तेसाल को घरेलू तशद्दुद तस्वुर किया जाएगा, जो मुतासरा शख्स में खौफ, जिस्मानी या नफ्सियाती नुकसान का बायस बनता हो। इस कानून की शिक 3A के मुताबिक जिस्मानी तशद्दुद में हर इस किस्म का जिस्मानी नुकसान शामिल होगा जिसकी सजाएं पाकिस्तान पीनल कोड के मुख्तलिफ दफ़ात में दर्ज हैं। अब सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन है कि जो कानून घरेलू तशद्दुद को रोकने और जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद के मुल्ज़िमान को सज़ा देने की बात करता है तो वो हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह कैसे करेगा, बल्कि ये तो फैमिली सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करने की बात कर रहा है। जिस्मानी तशद्दुद के अलावा कानून की शिक 3B के मुताबिक जज्बाती, नफ्सियाती और ज़बानी इस्तेसाल को भी घरेलू तशद्दुद समझा जाएगा, यानी कि अगर घर का कोई फ़र्द अपने घर की खातून,
बच्चे या कमजोर फर्द को लेकर मुसलसल हसद, जलन, बेहद रुकावत यानी कि पोजेसिवनेस का मुजाहरा करे या मुतासरा फर्द की तन्हाई, आज़ादी और सिक्योरिटी में मुसलसल दखल अंदाजी करेगा तो ये भी घरेलू तशद्दुद होगा। इसके अलावा अगर मुल्जिम मुतासरा फर्द की तजलील करे, अपनी बीवी या मखलूत घराने के किसी भी बच्चे, खातून या कमज़ोर फर्द को जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे या अपनी बीवी पर बांझ होने या पागल होने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक देने या दूसरी शादी करने की धमकियां दे तो उसे भी घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ाम में जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। इस शिक की दीगर नुकात के मुताबिक अगर मर्द अपनी बीवी या घर के किसी दूसरे फर्द के किरदार पर झूठे इल्ज़ाम लगाए या मुतासरा फर्द को जानबूझकर नज़रअंदाज करे या मुतासरा फर्द की स्टॉकिंग करे, किसी को हरासानी का निशाना बनाए या बीवी को शौहर के अलावा किसी के भी साथ रहने की पे ज़बरदस्ती करे या उसको मजबूर करे तो इसे भी घरेलू तशद्दुद में शुमार किया जाएगा। ये कानून जिस्मानी और जिनसी इस्तेसाल के अलावा ज़बानी, जज्बाती और नफ्सियाती इस्तेसाल को भी घरेलू तशद्दुद करार देता है। यहाँ ये सवाल अहम है कि इस बिल में कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हैं और सब्जेक्टिव हैं। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि इस कानून की इंटरप्रिटेशन कैसे होगी और क्या इस इंटरप्रिटेशन में तसलसल होगा या हर जज की इंटरप्रिटेशन दूसरे जज की इंटरप्रिटेशन से मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा कानून में सेक्शुअल और इकोनॉमिक अब्यूज़ को भी घरेलू तशद्दुद करार दिया गया है। इकोनॉमिक अब्यूज़ यानी कि माशी इस्तेसाल में वो अमल शामिल है जिसके तहत मुतासरा फ़र्द को फाइनेंशियल रिसोर्सेज से जानबूझकर महरूम किया जाएगा या हर उस हक से महरूम रखा जाएगा जिसका वो कानूनी तौर पर हकदार हो। ये हैं वो तमाम नुकात जिसमें घरेलू तशद्दुद की मुख्तलिफ शिकों की वजाहत की गई है। कानून में यह भी वाज़ेह किया गया है कि किसी भी अमल या घरेलू तशद्दुद के जुर्म का तयन करने के लिए हर मामले के तमाम हकायक और हालात का ख्याल रखा जाएगा। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के इस कानून के तहत सज़ाएँ भी तजवीज़ की गई हैं जिसके मुताबिक अगर किसी जुर्म की सज़ा का तयन पाकिस्तान पीनल कोड में नहीं किया गया है तो घरेलू तशद्दुद के जुर्म में मुल्जिम को 6 माह से 3 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई जाएगी, जबकि मुल्जिम पर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है, बल्कि जुर्म में सहूलतकारी करने वालों को भी यही सजाएं दी जाएंगी। कानून के मुताबिक मुतासरा फर्द अदालत में मुल्जिम के खिलाफ पिटीशन दायर करेगा और अगर जज इस नतीजे पर पहुंचता है कि मुल्जिम पर घरेलू तशद्दुद का इल्ज़ाम बादी नज़र में दुरुस्त है तो फिर अदालत मुल्जिम के खिलाफ प्रोटेक्शन एंड रेजिडेंस ऑर्डर जारी कर सकता है जिसमें मुल्जिम को यह बावर करवाया जाएगा कि वो मुस्तकबिल में फिर इस किस्म का कोई जुर्म नहीं करेगा। मुल्जिम मुतासरा फर्द से किसी भी किस्म का ज़ाती, ज़बानी, तहरीरी या टेलीफोनिक रब्ता नहीं कायम करेगा। अदालत ये हुक्म दे सकती है कि मुल्जिम मुतासरा फर्द से दूर रहेगा और अगर मुतासरा फर्द को मुल्जिम से किसी भी जानी या दीगर किस्म के शदीद नुकसान का खतरा है तो अदालत मुल्जिम को GPS ट्रैकर ब्रेसलेट पहनाने का हुक्म भी दे सकती है ताकि मुतासरा फर्द से दूर रहने के हुक्म को यकीनी बनाया जा सके और जुर्म साबित होने की सूरत में कैद या जुर्माने की सज़ा उस शख्स को दी जाएगी। घरेलू तशद्दुद के रोकथाम के लिए बनाया गया ये कानून बेशक एक ऐसा इक़दाम है मगर इस कानून पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, इसे गैर इस्लामी करार दिया जा रहा है। इस कानून के खिलाफ ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये खिलाफ शरा है, इससे सदियों से चलती आ रही रिवायत खतरे में पड़ जाएंगी और हमारा ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाएगा। मगर सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि जो कानून पार्लियामेंट ने अक्सरियत से मंजूर किया हो, जो बड़ी पार्टीज थी वो तमाम इस पर मुत्तफिक हो, वो कोई ऐसा कानून मंजूर करें जिससे ख़ानदानी निज़ाम की तबाही का खतरा हो। इस कानून के खिलाफ बिल्कुल वही रवैया अपनाया जा रहा है जैसा रवैया कम उम्र में शादियों के खिलाफ कानून के बारे में अपनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से 2019 में कम उम्र में शादी के खिलाफ कानून सेनेट से मंजूर होने के बाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मुस्तरद हो गया था। घरेलू रोकथाम की तरह अंडर एज मैरिज के खिलाफ जो कानून बनाया गया था वो भी बहुत अहम था। ये कानून इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में कई बच्चियों की उस उम्र में शादी कर दी जाती है जब इंसान दुरुस्त फैसले करने के काबिल नहीं होता। कम उम्र की शादी के कई नुकसानात हैं, इसकी वजह से हमारी ख़वातीन ज़िंदगी के कई इंडिकेटर्स में मर्दों से बहुत पीछे हैं, उनके मुकाबले में पीछे हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप के हालिया इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 153 है। मुआशी शराकत दारी में 156 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 152 है। तालीम के हसूल में 144, सियासी खुद मुख्तारी में 98 और सेहत के शोबे में पाकिस्तान का नंबर 153 है। इसके अलावा पाकिस्तान कम उम्र की शादियों के हवाले से दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। यूनिसेफ के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी
का तनासुब 21% है, जबकि 15 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी का तनासुब 3% है। बच्चों के तालीम पर काम करने वाली आलमी तंजीम देयर वर्ल्ड की 2013-2014 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 54% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हुई है और वो कभी स्कूल नहीं गई हैं। यूएन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1000 में से 46 लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले ही हामला हो जाती हैं। 2013 की यूएन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र में लड़कियों के हामला होने से इनके दौरान हमल पेचीदगियों की वजह से माजूर होने या मौत का शिकार होने के इम्कानात दुगना हो जाते हैं। कम उम्र में शादी के बाद वो वक्त जो स्कूल में गुजरना चाहिए था वो घरेलू जिम्मेदारी निभाने में सर्फ करना पड़ता है, जिसकी वजह से लड़कियों की ज़हनी तौर पे तैयारी नहीं होती, जिसके बाद वो घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, वो ज़हनी तौर पे मिसफिट हो जाती हैं और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में कम उम्र की शादियों के खिलाफ कानून बनना ज़रूरी है, मगर एक तबका ऐसा है जो इसे इस्लाम के खिलाफ करार देता है, इस पर एतराज़ात उठाता है, जिसकी वजह से वफाकी सतह पर आज तक पाकिस्तान में ये कानून मंजूर नहीं हो सका है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे और उसके लिए हमें आज ज्वाइन करेंगी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर शीरी मज़ारी साहिबा। शीरी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये बिल सामने आया था और बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जिसको पाकिस्तान में जो बड़ी पार्टीज़ हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई ने मिलकर सेनेट से भी मंजूर करवा लिया है, पहले कौमी असम्बली से भी मंजूर हुआ था, लेकिन बाज़ जमातें इस पर अभी भी एतराज़ कर रही हैं। बाज़ लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि ये जो बिल है ये हमारे दीन के खिलाफ है और इस बिल से जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो तबाह हो जाएगा, वो मुतासर होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? देखें, पहले तो मुझे आपको ही बता दें, इसमें आप अपनी डिटेल में आप कानून की बता रहे थे, क्या ऐसी शिक है जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है? हम कर ही नहीं सकते, ना पार्लियामान कोई ऐसी चीज़ पास कर सकता है। ये बिल, एक तो पहले मैं बताती चलूँ कि ये कानून बन चुका है 3 सूबों में। फरवरी में खैबर पख्तूनख्वा में बना, उससे कुछ अरसा, काफ़ी अरसा पहले पंजाब और सिंध में ये कानून मौजूद है। इस कैपिटल टेरिटरी में मौजूद नहीं था, ये एक लकूना था जिसको हम फिल कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी शिक मुझे बता दें। और जहाँ तक आप कहते हैं जी फैमिली निज़ाम ख़राब होगा, ये तो उन लोगों के, और बाय द वे ये ख़वातीन स्पेसिफिक नहीं है। आप भी वो कह रहे थे कि अगर कोई मर्द ख़वातीन पे ये करे या बूढ़े पे तशद्दुद करे, ये मर्दों को पे भी एप्लीकेबल है। जिसके साथ भी जुल्म या तशद्दुद हो, अब्यूज़ हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून है, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग अपनी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, या मर्द हो या औरत हो, इन सब पे ये लागू होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पे आम सज़ाएं जो हैं वो पीपीसी के मतहत हैं, ये कोई नए कानून नहीं बन रहे। सिर्फ जिधर पीपीसी में नहीं प्रोविज़न दी हुई उसमें 6 महीने से 3 साल तक सज़ा मिल सकती है। जराइम के मुताबिक कितना तशद्दुद है, कितना बड़ा जुर्म हुआ है। तो ये तो एक शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए, एक कमज़ोर शख्स की या बच्चे को तशद्दुद से बचाने के लिए, उसके हकूक़ उसके प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो इस्लाम तो हमें सबसे पहले सिखाता है शख्स की इंसानियत और इज़्ज़त करना। तो मुझे प्लीज़ आप बता दें, इसमें ऐसी कोई शिक जिसमें आप समझते हैं कि कोई हमने गलत चीज़ डाली हो? अच्छा शीरी साहब, ये 3 सूबों में ऑलरेडी कानून लागू हो चुका है। शीरी साहब, मेरा तो इस हवाले से नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, लेकिन जो लोगों की शिकायत है वो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं ताकि उनके दिमाग में भी अगर कोई ऐसे डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं। और मैंने ये बिल बड़े गौर से पढ़ा है और मैंने ये नोट किया है कि इसमें कहीं पे जेंडर का लफ्ज़ नहीं है कि मर्द औरत पे तशद्दुद करे, ये नहीं है। हमने भी अपने इब्तिदाइयों में यही बताया कि कोई फर्द अगर किसी मुतासरा शख्स पर कोई फिजिकल अब्यूज़ करता है या इमोशनल अब्यूज़ करता है तो मुझे एहसास है इस बात का कि कोई जेंडर बेस्ड बात नहीं की गई इस बिल में। अच्छा, एक एतराज़ पहले वो भी उसको एड्रेस करते हैं, फिर हम इस बिल के कुछ शिक पर आते हैं। हाँ, वो ये कि कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में पास हुआ, इस पर डिबेट नहीं की गई और ख़ासतौर पर यह एतराज़ जमात इस्लामी और JUIF की तरफ से आ रहा है। मेरी बात सुने, ये 9 महीने नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी में था जिसमें सारी पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद ये वापस आया असेंबली में और उधर से पास होके सेनेट में गया।
सेनेट में ये काफ़ी अरसा, कुछ महीने सेनेट में रहा, फिर उनकी ह्यूमन राइट्स कमेटी में जब गया, उधर से एक एक लाइन पे डिबेट हुई, डिस्कशन हुई और फिर ये पास हुआ सेनेट की कमेटी से। फिर ये सेनेट में गया। सेनेट में रज़ा रब्बानी साहब ने कोई 8-10 अमेंडमेंट्स दी जो हमने एक्सेप्ट की। तो फाइनल वर्जन जो इस बिल का है, क्योंकि इसमें अब चेंजेस हुई हैं, ये फिर से जाएगा असेंबली में फाइनल वोटिंग के लिए। लेकिन ये कहना कि जल्दबाजी में हुआ है, ये साल से ज्यादा हो गया इस बिल को। अब जल्दबाजी में जो बिल होने होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। ये एक इंसानी हकूक का बिल है, ये कमजोर लोगों को हिफाजत देता है, घरों में जो लोगों के साथ तशद्दुद होता है। अब इस बिल में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो बिल है बेसिकली उसकी स्पिरिट पे तो आपने बात की, बट इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी आपकी नजर में? वैसे तो अदालतों का काम है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बिल आप लोगों ने ड्राफ्ट किया तो जरा आप इसमें बताइएगा। एक तो जो पहला है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद जो है वो फिजिकल अब्यूज आता है। अब इसमें लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर किसी माँ बाप ने सख्ती करते हुए कभी किसी टाइम पे किसी बच्चे को अपने कोई थप्पड़ मार दिया किसी ऐसी हरकत पे जिसपे उनको गुस्सा आ रहा था, तो क्या वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होगा? या अगर मुसलसल कोई शख्स अपने बच्चों पे तशद्दुद कर रहा है, बेईमाना तशद्दुद कर रहा है, तो सिर्फ वो फिजिकल वायलेंस में और डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होगा? देखिए, पहली बात तो ये आपको पता है कि चादर और चार दीवारी की प्रोटेक्शन होती है। तो अगर कंप्लेंट आएगा तो या घर के अंदर से आएगा या फिर कोई नेबर या कोई हमसाया या जिसको पता चलेगा तशद्दुद हो रहा है बच्चे के खिलाफ या किसी और कमज़ोर शख्स को उस फैमिली एनवायरनमेंट में, फिर ही एक्शन हो सकता है ना। तो पहली बात ये। दूसरा देखें, आपको पता है कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि बच्चे को मारना स्कूल्स में ऑलरेडी बैन हो गया है। घरों में भी बच्चों के खिलाफ तशद्दुद करना और कवानीन भी हैं चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ। तो जाहिर है अगर किसी शख्स की ज़िंदगी ख़तरे में होती है या बार बार आप किसी के साथ अब्यूज़ कर रहे होते हैं तो उस शख्स के हकूक़ हमने बचाने, ख़ास तौर पे जब वो कमज़ोर हो, बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो। तो जाहिर है वायलेंस आप करेंगे, फिजिकल अब्यूज़ करेंगे तो ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कानून में एक्सेप्टेबल। पीपीसी में ऑलरेडी प्रोविजंस हैं इसके खिलाफ। तो मतलब है हम कोई नई चीज नहीं कर रहे। हमने अगर आप देखें डेफिनेशंस में रेफरेंस पीपीसी के सारे कवानीन के ऑलरेडी दिए हुए हैं। जी, अब इसमें श्री साहब अगर आपके सामने कोई ये दलील रखी जाती है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कि देखें दीन के बाज़ मामलात में, जैसे नमाज के मामलात में के बाद बच्चे को मार के आप नमाज पढ़वा सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये इसकी दलील दी जाती है, इसको जस्टिफाई किया जाता है, तो क्या इस तरह की चीज़ों पे एक्सेप्शन क्रिएट किया जा सकता है इस बिल में? देखें, आप रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को केयरफुली देखें। अगर आप हाथ किसी पे उठाते हैं, निशान नहीं लगना चाहिए, ज़रा सा भी अगर निशान लग जाता है दिया हो जाता है। तो ये भी आप केयरफुली करें। ये नहीं कि आप चपेटे मार मार के जलील कर दें, बच्चे की जान खतरे में डाल दें या किसी मर्द या औरत की जान खतरे में डाल दें। हर घर में ये नहीं होता कि औरत के खिलाफ यस ज़्यादा तशद्दुद होता है, बट कई मर्दों के खिलाफ भी तशद्दुद होता है। जिधर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उधर बहुत सा वायलेंस भी हो सकता है। एक आपको मैं बताती चलूँ, सबसे ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ जो पाकिस्तान में शुरू होता है वो फैमिली से होता है। वो स्ट्रेंजर्स वो स्ट्रेंजर्स नहीं करते, फैमिलीज में होता है चाइल्ड अब्यूज़। तो ये चीज़ें हमने अपने मुआशरे में ख़त्म करनी है, ये सोच ख़त्म करना है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पीपीसी में ऑलरेडी ये तकरीबन सारे जराइम जो हमने लिखे इनके खिलाफ ऑलरेडी है। तो और मुझे नहीं समझ आती, देखें अगर इतना ये कानून में इतनी खामियां थी तो 3 सूबों में पास हो गया, 3 सूबों में पास हुआ, किसी को नहीं ख्याल आया। और यहाँ पे भी मेजॉरिटी पार्टीज ने इसको किया है, जो बड़ी पार्टीज वाली बात है। अच्छा, जो अगला पॉइंट है जो 3B है इसका, अब अच्छा उसमें ये कहा गया है कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल और वर्बल अब्यूज जो है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आएगा। अब इसमें बड़ी तफसील से आगे पॉइंट वाइज बताया गया है कि अगर ओवर पोजेसिवनेस हो और जेलसनेस हो और उसकी वजह से आप विक्टिम की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, उसकी इंटेग्रिटी या लिबर्टी को इन्वेड करते हैं, तो वो भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आएगा। स्टॉकिंग करना भी वायलेंस के जुमरे में आएगा। तो सॉरी, अगर जो नहीं सुने, एक मिनट
आपने आधा पढ़ा है जिसमें प्रिवेसी, लिबर्टी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होती है कि फिजिकल सिक्योरिटी भी हो, तो वो वर्ड मिस ना करिएगा। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने वो कहा था, लेकिन अगर आप समझती हैं तो आपने उसको करेक्ट भी कर दिया। लेकिन इसमें जैसे स्टॉकिंग भी है इसका एक आखिरी पॉइंट, तो अब मुझे बताइएगा ये इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये बहुत सब्जेक्टिव नहीं हो जाएगा, और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी कि पोजेसिवनेस, ओवर पोजेसिवनेस है, या जेलसी ज्यादा है, या स्टॉकिंग के तौर पे, जैसे अगर स्पाउस एक दूसरे का फोन देखते हैं, क्या वो भी स्टॉकिंग में आएगा? आप देखें, फॉल्स एलिगेशंस की भी सजा होती है। आप अगर आपका क्या ख्याल है, कोई औरत या कोई बच्चा या कोई बूढ़ा शख्स अपने कोर्ट में जाएगा और कहेगा जी ये शख्स मुझे तंग कर रहा है, इसी तरह हरासा कर रहा है, जब तक असल हरासा नहीं होगा, ये कोई मजाक तो नहीं है। और जजेस बैठे हैं, उनके सामने आपको प्रूफ देना होता है, जजेस कानून के मुताबिक चलेंगे। ये एक इस तरह तो नहीं कि कोई भी सड़क पे खड़ा होकर, और मुझे बताएं इतना मुश्किल है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए या अपने शोहर या अपने ससुराल के ख़िलाफ़ केस करने के लिए। इसी तरह गरीब या कमज़ोर माँ बाप जो होते हैं, कई दफ़ा उनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, उन पे तशद्दुद कर देते हैं, उनके क्या कहते जो पैसे हैं उन पे कब्जा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये कमज़ोर लोगों को, ये जो जिनके खिलाफ इस किस्म के जराइम घरों में होते हैं, इनको हमने क्या प्रोटेक्शन नहीं देनी, इनके हकूक़ को नहीं हमने संभालना। क्योंकि आपने ये अभी बुजुर्गों की भी बात की, जो सेनेट में एक अमेंडमेंट आई है जो एल्डरली का वर्ड था, क्योंकि पहले ये था विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली एंड वल्नरेबल पीपल, तो ये एल्डरली हटा दिया है सेनेट में। इसकी कोई मंतक आपको पता है? नहीं, उन्होंने कहा था कि एल्डरली और वल्नरेबल एक ही होता है, जो भी वल्नरेबल हो, सिर्फ एल्डरली वल्नरेबल नहीं होता। तो इसमें एनी वल्नरेबल पर्सन कर दिया। और इसमें क्योंकि वुमेन एंड चिल्ड्रन है और फिर आगे वल्नरेबल है, तो मैन नहीं है, मैन जो है वो वल्नरेबल में आ जाएगी, क्योंकि आप ये कह रही है कि जेंडर बेस्ड नहीं है ये बिल, सबके लिए वल्नरेबल में आ जाते हैं ना। वल्नरेबल में एनी वल्नरेबल पर्सन, पहले एल्डरली का था कि शायद एल्डरली पे हो, तो एनी वल्नरेबल जब लिखा है कि कोई शख्स भी हो, यही मैं बार बार कह रही हूँ, ये विमेन स्पेसिफिक नहीं है। हालांकि ज्यादा अब्यूज खवातीन का होता है घरों में, लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं, लेकिन ये बात ठीक है, खासतौर पे जो फिजिकल अब्यूज वाली आपने बात की, वो तो क्योंकि मर्द एक ज्यादा ताकतवर होता है, तो वो फिजिकल अब्यूज के ज्यादातर वाकयात, मेजॉरिटी वाकयात जो हम देखते हैं कि वो मर्दों की तरफ से औरतों की तरफ आते हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद ये जो बात है इमोशनल साइकोलॉजिकल, फिर भी ये मर्द विमेन स्पेसिफिक नहीं रखा। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है ये सब्जेक्टिव ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो भी जज साहब इसको इंटरप्रेट करेंगे, वाकयात अपने सामने देखेंगे, उस पर होगा। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, और हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो बिल पहले कौमी असेंबली में मंजूर हुआ, फिर सेनेट में भी एक मामूली सी तरमीम के बाद मंजूर हो चुका है। शीरीन साहब, हम बात कर रहे थे इमोशनल, साइकोलॉजिकल और वर्बल अब्यूज़ जो होगा वो भी अब डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी जो लैंग्वेज है ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है कि कैसे इस बात का अंदाज़ा, जो कि जज साहब इंटरप्रेट करेंगे, लगाएंगे कि ओवर पोजेसिवनेस की वजह से किसकी प्राइवेसी इन्वेड हुई है, किसकी नहीं हुई है, स्टॉकिंग की हद क्या होगी और किस स्टॉकिंग को ऑफेंस माना जाएगा? देखिए, मैं तो नहीं जाके कोर्ट में केस फाइल करूंगी ना कि इस घर में स्टॉकिंग हो रही है या ओवर प्रोटेक्टिवनेस है या जेलसी है। जो शख्स जिसके साथ हो रहा है और वो समझ रहा है उसके साथ ज्यादती है, उसका हक बनता है कि वो प्रोटेक्शन भी सीख करे और कोर्ट में जाके केस भी फाइल करे। इतनी प्रोविजन तो आपको देनी चाहिए ना, और एंड में कोर्ट डिसाइड करेगा। जैसे अभी भी कई मैरिज के इश्यूज में फैमिली कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, आप समझें सब्जेक्टिव है नहीं सब्जेक्टिव, लेकिन जो जब फैमिलीज के झगड़े फसाद फैमिली कोर्ट्स में फैसले होते हैं तो वो कोर्ट डिसाइड करता है ना। कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि एलिगेशन सही है नहीं है। विमेन हैरेसमेंट भी एट द वर्क प्लेस, कई मर्द समझेंगे कि जी सब्जेक्टिव है, लेकिन इवेंचुअली डिसाइड तो किया जाएगा कानून के तहत कि उस खवातीन के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई। तो इस तरह की जितनी आप प्रोटेक्शन देंगे, मैं समझती हूँ ये फैमिलीज को स्ट्रेंथन कर रहा है कानून, क्योंकि ये इस कानून के तहत
एक फैमिली इज्जत से, प्यार और मोहब्बत से बच्चों के साथ अपने ससुराल या जो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है सबके साथ एक हारमोनियस और एक इंसानी हकूक़ की, इंसानियत के रवैये के साथ फैमिलीज इवॉल्व होंगी। ये नहीं कि मार पीट और डंडे के साथ या किसी को टॉर्चर करना या साइकोलॉजिकली किसी को आप इतना प्रेशराइज करें कि वो खुद अपने खिलाफ कुछ एक्शन ले ले। ये चीजें हमारी सोसाइटी में, मुआशरे में होती हैं। क्योंकि आपने कहा था जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ऑन अ लाइटर नोट, स्टॉकिंग अगर कोई खातून अपने हस्बैंड की भी करती है तो वो भी अपने आप को मुतासरा कहला सकता है, वो बिल्कुल कहला सकता है। और दूसरी बात, अगर मर्द के खिलाफ कोई खवातीन घर में या बीवी या सास या कोई तशद्दुद किसी किस्म का करे या उसको फाइनेंशियली डिप्राइव करे, उसका भी इक्वल हक है। यही तो मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं ना, हमारे यहाँ खवातीन के लिए कुछ कवानीन और केसेस में मसाइल ये होते हैं कि जब एक जज साहब उसको इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें फिर हमें कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती, मतलब उसके प्रेसिडेंट को नहीं इस्तेमाल किया जाता, हर मर्तबा एक नई नज़ीर बनाई जाती है, नया प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे भी इस बात का इम्कान आप कह रही हैं जैसे फैमिली कोर्ट्स में वो रहेगा कि हर जज मुख्तलिफ केसेस को अपने तौर पे इंटरप्रेट करेगा। नहीं, एक देखें, एक और चीज होती है, जब कानून पास हो जाता है ना, उसके रूल्स बनते हैं, तो डिटेल अब इसकी क्या किस तरह ये इंप्लीमेंट होगा वो रूल्स में बनेगा। रूल्स बनते, हर कानून के साथ रूल्स होते हैं। अभी हमारे ज़ैनब अलर्ट का कानून हुआ, उसके रूल्स बने। ट्रांसजेंडर का कानून जो था उसके रूल्स बने, उसके तहत क्या कहते ऑपरेशनलाइज होता है। तो ये कानून जब बन जाएगा, इसके बैठ के कमेटी बैठेगी, लीगली रूल्स बनेंगे। और बाय द वे ये मैं भूल गई बताना कि ये का बिल जब पहले ड्राफ्ट हुआ था, पहले आप गवर्नमेंट का बिल जो होता है वो पहले कैबिनेट की इन प्रिंसिपल अप्रूवल होती है, फिर वो सीसीएलसी में जाता है, कैबिनेट कमिटी ऑन लेजिस्लेशन, जहां एक एक लाइन पढ़ी जाती है, फिर सीसीएलसी बिल्कुल खत्म हो चुका है, कैबिनेट से अप्रूवल लेती है, डिस्कस हुआ है, ये टेबल होता है और इसके बाद फिर टेबल हुआ, फिर ये पास हुआ। बहुत शीरी मजारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। अहम बिल है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पाकिस्तान में होते रहते हैं, इसकी तफसील हमने अपने इब्तिदाई में भी आपको बताई। उसकी रोकथाम के लिए ये बिल लाया गया है और शीरी मजारी साहब ये कहना है कि इससे फैमिली सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, जो खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा, ना कि इससे फैमिली सिस्टम को कोई तबाही की तरफ लेके जाया जाएगा। आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और बहुत अहम इशू है, उस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। पीडीएम ने जलसों का दोबारा आगाज कर दिया है और आज पीडीएम का जलसा सवात में है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जलसे में पीपल्स पार्टी और एएनपी ने शिरकत नहीं की है। एक और अहम बात यह है कि जब पीडीएम का क़याम हुआ था तो उसके बाद से पीएमएलएन को लीड करने वाली मरियम नवाज साहिबा थी, लेकिन आज सवात के जलसे में वो शामिल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर है पार्टी के, वो अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। इसलिए सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या दोनों एक स्टेज शेयर नहीं कर सकते, दोनों एक वक्त में एक जगह पे क्या नहीं हो सकते, और क्या उनकी जो राय है वो इतनी मुख्तलिफ हो चुकी है कि अब वो दोनों एक साथ इस जलसे में मौजूद नहीं है। क्योंकि पहले ये खबरें आ रही थी कि मरियम नवाज भी इस जलसे में मौजूद होंगी। इस सारी इशू पर बात करने के लिए और पीडीएम का टारगेट क्या है, हमारे साथ मौजूद है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो पर हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस बात ने लोगों को बड़ा हैरान किया है कि पीडीएम का जब क़याम हुआ उसके बाद से जो नून लीग की नुमाइंदगी थी या उनको जो लीड करने वाली वो मरियम नवाज साहिबा थी, लेकिन अब सवात के जलसे में वो मौजूद नहीं है। क्या इसकी वजह यही है कि जहां शहबाज शरीफ साहब होंगे वहां पर मरियम नवाज साहिबा नहीं हो सकती? नहीं, मैं शहजाद इकबाल साहब, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब पीडीएम बना तो शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार थे और वो काफ़ी अर्सा गिरफ़्तार रहे। अब जहाँ तक तल्लक है तो हर पार्टी का जो हेड है यकीनन वही पीडीएम के जलसे में स्पीच करता है, दो बंदे तो करते ही नहीं हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ अगर होंगे तो यकीनन शहबाज शरीफ जाएंगे, अगर मरियम नवाज शरीफ अवेलेबल होंगी तो वो जाएंगी। लेकिन मुझे इससे भी बड़ी बात ये कहनी है कि देखें यार, आप मरियम नवाज शरीफ अगर जाती तो सवाल ये उठता कि शहबाज शरीफ बाहर थे वो क्यों ना गए, और अगर शहबाज शरीफ गए तो सवाल उठ रहा है कि मरियम नवाज शरीफ। मैं तो कह रहा हूँ दोनों क्यों नहीं एक साथ हैं। देखें अब और माजी के जलसों में हमने देखा है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी बात की है, दूसरे रहनुमाओं ने भी की है और नवाज शरीफ साहब ने भी की है। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि एक पार्टी से एक शख्स बात कर सकता है। नवाज शरीफ साहब जो कर रहे थे
वो तो यकीनन एक कायद की हैसियत से और बाकी जमातें भी सुनना चाहती थीं और जो यहाँ मौजूद हैं उनमें से एक ही करता है। मगर मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो कश्मीर के इंतखाबी कैंपेन में अब जा रही हैं, वो अकेली जा रही हैं। वहाँ ये सवाल होगा कि शहबाज शरीफ का क्यों नहीं आ रहे, तो ये तो आज क्यों नहीं है? मरीम नवाज के ना होने की वजह क्या है? एक तो ये है कि परसों तरसों से कश्मीर का इंतखाबी कैंपेन पे वो 10-12 दिन के लिए जा रही हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज ये सवाल होना चाहिए था कि कौमी सलामती कमेटी में कौन गैर हाज़िर था। आज तो ये इशू होना चाहिए था कि आप ये पूछते कि कश्मीर पर जो एक इजलास बुलाया गया वहाँ क्यों नहीं। वो तो तफसील में पूछा है, वो तो हुकूमत से भी पूछा है कि क्यों नहीं थे, और इस पे तो सारी जो बातें हुई वो अपने प्रोग्राम में कर ये चुके इशू है। हाँ। शहजाद 3 दिन पुराना हो चुका है इशू ऐसे। नहीं, इशू पुराना हो चुका है, मगर कौमी सलामती के हवाले से वो चीज़ें खत्म नहीं। अहमियत अपनी जगह पर है और इस पे अपोजिशन और हुकूमत को एक साथ बैठना भी चाहिए, लेकिन वो तो दूर की बात होती है ना कि हुकूमत और अपोजिशन किस इशू पे साथ बैठे। इस वक्त तो आपकी पार्टी के साथ सवाल उठता है, आपकी पार्टी पर सवाल उठता है कि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसी प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने कहा, मैं तो 1.5-2 साल से कह रहा था कि जो शीन है वो नून में से निकल जाएगी या मीम जो है वो शीन में से निकल जाएगी, और वही हुआ है। तो आपकी पार्टी इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है, ऑपोजिशन और हुकूमत का इकट्ठा होना तो दूर की बात है। यार शहजाद इकबाल साहब, आप किस बंदे को कोट कर रहे हो यार? ये बंदा, इसको तो सियासी कारकुन कहते हुए सियासी कारकुनों की तौहीन है। जो बंदा कहे गेट नंबर 4 के सामने मैं बैठा होता हूँ, गेट नंबर 4 की मैं पैदावार साबित हुई ना उनकी जी। इख्तलाफ है आपकी पार्टी में, 2 राय है। मेरी अर्ज सुन लें, मैं इख्तलाफ राय ज़रूर होता है हाँ। मगर शहजाद इकबाल साहब, आखिरी हतमी फैसला नवाज शरीफ का है। कोई शख्स जमात के अंदर उससे इनकार नहीं कर सकता जब फैसला हो जाए। और नवाज शरीफ का इस वक्त फैसला यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली या उनकी जो तर्ज सियासत है उसको आगे रखें और मरियम एक कदम पीछे आ जाए। ये है इस वक्त नवाज शरीफ साहब का फैसला? बिल्कुल ये नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ और बड़ी वाज़ेह कर रहा हूँ कि कत्तन ये नवाज शरीफ का मौक़िफ़ नहीं है या उनकी पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी जो गेट नंबर 4 के लोग हैं ये मुख्तलिफ वक्तों में उड़ाते रहते हैं। राय रखना आपका भी हक है, जमात में होते हुए मेरा भी हक है, मगर हतमी फैसला नवाज शरीफ करते हैं। जब सब अफादियत क्या रह गई है इन जलसों की या पीडीएम की? जो पहले आपका एक पूरा एक्शन प्लान था कि 31 दिसंबर तक तमाम पार्टीज, तमाम रहनुमा, तमाम मेंबर्स जो हैं वो अपने इस्तीफे रहनुमाओं को जमा करवाएंगे, जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी, नहीं जाएगी तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम धरना देंगे, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, हम असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। ये सारा इनकलाबी एजेंडा तो खत्म हो चुका है, तो अब हदफ क्या है पीडीएम का? देखिए, मैं अब भी ये कहूँगा, पहले दिन से यही हदफ था, आज भी यही हदफ है और आखिरी वक्त तक यही है कि जब तक आप आइन कानून की बालादस्ती में रहते हुए काम नहीं करेंगे, अदारे अपनी अपनी डोमेन में नहीं रहेंगे, इस पाकिस्तान को मौजूदा भंवर से निकालने की पोजीशन में कोई शख्स नहीं हो सकता, कोई जमात नहीं हो सकती। और ये आज हर एक को अदराक होना शुरू हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जितनी अहमियत का हामिल है उतनी अहमियत के हामिल अदारे भी हैं उसके, मगर सबको अदराक है। तो ये टारगेट है आपका, ये हदफ है हुकूमत गिराना, ये पीटीआई की हुकूमत वक्त से पहले गिराना, ये हदफ नहीं है? देखिए, हुकूमत गिरने का जहाँ तक तल्लक है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये साल के एंड तक या मैक्सिमम नए साल के शुरू होने पर इंतखाबात आप नजर आ रहे हैं। जैसे 2020 में आप कहते थे 2020 जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। मैं नहीं कह रहा ये शहजाद इकबाल, आप देखें जो कम बजट पेश किया गया वो भी इंतखाबात को मुलहूज़े ख़ातर रखते हुए, और जो इमरान खान की स्पीच थी वो ऐसे लग रहा था कि धोबी घाट में खड़े होकर वो अपने वोटर्स को जो हैं वो एक पैगाम दे रहे हैं या हौसला बढ़ा रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।